एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्रतिदिन थोड़े कचरे तथा व्यर्थ पदार्थ का निर्माण होता है। अगर यह कचरा हम घरों में अनेक दिनों तक रहने दिया जाए तो क्या होगा? इसी प्रकार सजीवों के शरीर में भी अनेक प्रकार के अनावश्यक व अपशिष्ट पदार्थ निर्मित होते हैं। तो क्या उनको हमारे शरीर में संग्रहित रहना उचित है या उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो सबसे पहले उत्सर्जन क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जैसे अनावश्यक व अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में संग्रहित होता है, इसी प्रकार सजीवों में अनेक अवांछित घातक पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया तैयार होते हैं। और यह पदार्थ अगर शरीर में संचित रहे तो शरीर में ज्यादा समय तक रहने पर यह गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं अथवा कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इन घातक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग सजीव अलग अलग पद्धति से करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। एक कोशिकीय सजीवों में यह प्रक्रिया कोशिका के पृष्ठभाग से सीधे बाहर निकाल दी जाती है, जबकि बहुकोशिकीय सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि बहुकोशिकीय सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारे अंगों का समावेश होता है। इसलिए जब किसी कार्य को कई अंग मिलकर करते हो तो उसे हम अंग संस्थान कहते हैं। तो बहुकोशिकीय सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया एक संस्थान के रूप में होती है, इसलिए इसे उत्सर्जन संस्थान भी कहते हैं। इन पश्चात हम वनस्पतियों में होने वाला उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है, थोड़ा इसका बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे विशिष्ट ऋतुओं में वनस्पतियों के पत्तों का झड़ जाना, वनस्पतियों के फल फूल कुछ समय बाद झड़ जाते हैं। गोंद जैसे पदार्थ वनस्पतियों से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। यह वनस्पतियों में उत्सर्जन की क्रिया प्राणियों में उत्सर्जन की क्रिया की अपेक्षा सरल होती है, क्योंकि वनस्पतियों में उत्सर्जन के संस्थान में बहुत सारे अंगों का समावेश नहीं होता, इसलिए इनकी प्रक्रिया सरल होती है प्राणियों की अपेक्षा। वनस्पतियों से बाहर निकाले जाने वाले पदार्थों के लिए विशेष अवयव या उत्सर्जक संस्थान नहीं होते हैं। उनके विसरण की क्रिया गैसीय पदार्थों को बाहर निकाल देती है और बहुत सारे वनस्पतियों में फेंके जाने वाले वर्ज्य पदार्थ उनकी पत्तियों की रिक्तिका, फल फूल, तने के छालों के में संग्रहित हो जाती है और बाद में या कुछ समय बाद वह झड़ जाते हैं, जिससे उनके शरीर से अनुपयोगी पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। अन्य वर्ज्य पदार्थ राल व गोंद के रूप में भी जीर्ण जल वाहिनियों में संग्रहित कर ली जाती है। वनस्पतियां अपने जड़ों से भी आसपास के जमीन के मिट्टी में वर्ज्य पदार्थों को उत्सर्जित करती हैं। जैसे चित्र में यहाँ पे रबर का चिक दिखाया गया है। वनस्पतियों में उत्सर्जन के बाद अब मानव में होने वाला उत्सर्जन। मानव में होने वाला उत्सर्जन एक संस्थान के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में भोजन के पाचन के लिए पाचन संस्थान, श्वासोच्छ्वास के लिए श्वसन संस्थान, इसी तरह से उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन संस्थान कार्य करता है। क्योंकि मानव में उत्सर्जन
कि परिक्रिया एक जटिल परिक्रिया है। कई अंग मिलकर यह कार्य करते हैं, इसलिए उत्सर्जन संस्थान कहते हैं। अब मानव में कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन संस्थान के अंतर्गत आते हैं? जैसे वृक्क की एक जोड़ी, पेयर ऑफ किडनीज, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, पेयर ऑफ यूरेटस, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर व मूत्रोत्सर्जक नलिका यूरेथ्रा, इन अंगों का समावेश उत्सर्जन संस्थान में होता है। अब हम एक एक अंगों के बारे में जरा ध्यान से आकृति में देखते हैं। जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं कि सेम के बीच के आकार की दो वृक्क हैं। यह मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और वृक्क में एक गुणधर्म होता है कि वह छानता है, ब्लड को छानने की प्रक्रिया होती है, तो उसके अंदर जो घटक पाया जाता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। यहाँ पर हम नेफ्रॉन की आकृति देख पा रहे हैं। नेफ्रॉन एक कप के आकार का पतला भित्ति वाला भाग होता है, जिसके ऊपर का जो भाग होता है उसे हम वोमन्स संपुट कहते हैं। वोमन्स संपुट क्या होता है? उसमें रक्त कोशिकाओं की जाली बनी होती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। यकृत से तैयार किया हुआ रक्त में जो यूरिया होता है वह ग्लोमेरुलस तक आता है। उस समय ग्लोमेरुलस में उपस्थित रक्त कोशिकाओं को यहाँ पर छान लिया जाता है और यूरिया के पदार्थ वहां से अलग कर लिए जाते हैं। अब वोमन संपुट क्या करता है? पानी के अणु और अन्य पदार्थों के महीन अणु को छिद्र से बाहर निकाल देता है। उसके बाद नेफ्रॉन नलिका में चला जाता है। पानी तथा उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, यानी रक्त में पुनः मिल जाते हैं और बचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उस पदार्थों से मूत्र यानी यूरिन तैयार किया जाता है। यह यूरिन मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में संग्रहित कर लिया जाता है। उसके पश्चात मूत्रोत्सर्जन मार्ग अर्थात यूरेथ्रा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे शरीर का उत्सर्जन संस्थान का सबसे प्रमुख अंग वृक्क है, अर्थात किडनी है। हमारे शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा सा नीचे पाया जाता है और प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एक साधारण व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, जो प्रतिदिन वृक्क के द्वारा 400 बार छाना जाता है। अर्थात वृक्क प्रतिदिन लगभग 190 लीटर रक्त छानता है और जिसमें से 1.9 लीटर यूरिन अर्थात मूत्र तैयार होता है और बचा हुआ द्रव पदार्थ पुनः ब्लड में अवशोषित कर लिया जाता है और यह मूत्र यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि हमारे शरीर की किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो हमारे शरीर से यूरिया व तत्सम पदार्थ अलग नहीं किए जा सकते हैं और जब यूरिया और तत्सम पदार्थ अलग नहीं होते हैं तो यह वापस हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से घूमते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कभी कभी इस स्थिति में मनुष्य की जान तक जा सकती है। मानव शरीर में जब किडनी की कार्य क्षमता कम हो जाती है तो उसके कारण उस शरीर के विषैले पदार्थों का संचय अधिक हो जाता है। तो वृक्क के निष्क्रिय होने पर कृत्रिम उपकरण का यानी बनाए हुए बाहर से उपकरण का उपयोग किया जाता है
और रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग करते हैं। और रक्त से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस या अपोहन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो आप यंत्र देख पा रहे हैं, यह डायलिसिस मशीन है। इसी के माध्यम से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। एक बार में इस उपकरण में 500 मिलीलीटर रक्त भेजा जा सकता है, जो शुद्ध करके पुनः रोगी के शरीर में भेज सकता है। डायलिसिस की प्रक्रिया यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति का हाथ दिया गया है, धमनी और सिरा दिखाया गया है। तो यहाँ धमनियों से रक्त पंप की ओर जाता है और डायलिसिस के लिए नलिका में प्रवाहित किया जाता है और वहां से अपोहन यंत्र यानी डायलिसिस मशीन के अंदर से यह रक्त शुद्ध करके वापस उस व्यक्ति के शरीर के सिराओं में प्रवेश किया जाता है, क्योंकि सिराओं से फिर वह रक्त हृदय तक आता है, वहां पर ऑक्सीजन लिया जाता है और फिर वह पूरे शरीर में यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस तरह से जिस व्यक्ति का वृक्क कमजोर है या कार्यक्षम नहीं है, तो उस व्यक्ति को समय समय पर डायलिसिस या रक्त अपोहन किया जा सकता है और उस व्यक्ति